गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं नीता भुजवानी ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। मेडिटेशन में हम आते हैं तो हमारी उम्मीद रहती है कि हम सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छे रिलेशनशिप हो, एबंडेंस हो, सब कुछ जो हमारे जीवन में जीने के लिए जरूरी चीजें हैं वो सब हमको मिले, और सब चीजें हम ले भी सकते हैं। वी आर द क्रिएटर्स। कल के सेशन में आप लोगों ने मेडिटेशन की पूरी साइंस को समझा था कि किस तरीके से हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन, हमारे वर्ड्स सब कुछ मायने रखते हैं। कई लोगों को कंप्लेन रहती है कि हम बहुत दिन से मेडिटेशन कर रहे हैं पर हमारी हीलिंग नहीं हो रही है। और खासकर कुछ एक फ्रेंड्स लोग जब मुझसे सुनते हैं कि मैंने 3 महीने में 3 डिजीज को ठीक कर दिया, तो उनको आश्चर्य लगता है। और एक ने तो मुझसे बहस भी किया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आप लोग सिर्फ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं कि पीएमसी और पीएसएसएम को प्रमोट करें। अगर आपकी हीलिंग नहीं हो रही है तो आप समझ जाइएगा कि आपके संकल्प शक्ति में कमी है। प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। मेडिटेशन एक कंप्लीट पैकेज है आपको हील करने के लिए। पर हाँ, उसके साथ जब हम बुक्स पढ़ते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, तो हीलिंग और फास्ट हो जाती है। जो 9 महीने में ठीक होने वाला था वो 2 महीने में ठीक हो सकता है, और बेटर तरीके से आप हील होते हैं। तो जिनको विश्वास नहीं है उनको मेडिटेशन में बैठ के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। उन्हीं लोगों को बैठना चाहिए मेडिटेशन में जिनको इस प्रोसेस में बिलीव है कि यस, आनापानसति मेडिटेशन एक कंप्लीट हीलिंग का रास्ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने 8 साल की जर्नी में 5 डिजीज ठीक किया है। जो पहले मुझे था एक्जिमा, जिसको सोरासिस भी कहते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। 22 इयर्स से था। नर्व कंप्रेशन था, और तीसरी जो मुझे डिजीज हुई थी वो डायबिटीज थी। मैंने मेडिटेशन जब शुरू किया उसके 15 दिन के अंदर ही मैंने ओशो को सुनना शुरू किया। और सिर्फ सुनी नहीं, सुनने की भी एक कला होती है। सुनी भी और इम्प्लीमेंट भी करने लग गई। जैसे कि ओशो बताते थे कि हमेशा अपने को प्रेजेंट मोमेंट में रखिए। मेडिटेशन तो कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रखिए। अपने अतीत में जाइए ना भविष्य में जाइए। कोई निगेटिव थॉट नहीं, क्योंकि उस समय मैं बुद्धा को भी सुन रही थी ओशो की ही वाणी से। तो ओशो के साथ साथ जब मुझे बुद्धा का भी टीचिंग मिला कि हर चीज के जिम्मेदार तुम खुद हो। आप अपने जीवन के पन्नों को पलटाओ और देखो कि यहाँ पर जो भी तुमको सफरिंग हो रही है उसका बीज तुमने कहाँ बोया था। जब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैंने अपनी लाइफ को बदला, उस समय मैं 47 ईयर्स की थी। 22.5 साल में मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के बाद बहुत से सिचुएशन ऐसे आती हैं जब हम अपने फ्रेंड्स लोगों से, अपने इन लॉज से, कभी अपने हस्बैंड से, कभी बच्चों से हम निगेटिव महसूस करते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि मानव मन है। हमारे इच्छा अनुसार जब काम नहीं होता है तो हमको नाराजगी होती है, और अंदर में किसी के लिए भी बुरे विचार आते हैं। तो मैंने देखा कि सारे विचार जो निगेटिव, जो रिवेंज लेने की आदत थी, जो दूसरों के को कर्ज करने की आदत थी, या दूसरों को ब्लेम करने की जो आदत थी, वही तो मेरे पास बीमारी के रूप में आ रहा है। हर बीमारी का अपना एक कर्मा होता है। चाहे आप उसको इमोशंस को स्टक करने के लिए बोलो, चाहे आपने थॉट को बुरा किया हो, मतलब किसी के लिए नेगेटिव थॉट सोचा हो, या अपने लिए भी सोचा हो। सॉरी। जैसे कि कल माही ने बताया कि 50 ट्रिलियन सेल्स आपके पूरे समय आपके ऑर्डर को सुन रही हैं। आप क्या बोल रहे हैं, हंसी मजाक में भी आप अगर बोल रहे हैं कि अब जीने का मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है लाइफ का, क्यों जी रहे हैं हम, ये भी वो 50 ट्रिलियन सुन रही हैं।
और जब आप दुखी होकर अपने को जज करते हैं या अपने को बहुत ही गिल्ट महसूस करते हैं कि मैंने ये गलत किया, मैं ऐसी हूं वैसी हूं, कोई भी चीज जो हमारी गिल्ट है, शेम है, फियर है, जो भी हमारे हैं, वो सब हमारे कर्मास है। क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, वो सब कर्मा है। तो जो भी हमने गलत सोचा, गलत बोला, गलत किया, वो एनर्जी ब्लॉक के रूप में हमारे 72,000 नाड़ियों में ब्लॉकेजेस के रूप में आती हैं। अगर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी तो आपको समझना चाहिए कि हर कर्मा का सीड हमारे एथरिक बॉडी के चक्रास में रहता है। यदि मैंने किसी को धोखा दिया तो वो धोखे वाला मेरा मणिपुर चक्रा में होगा। यदि मैंने किसी को झूठ बोल के या किसी की इंसल्ट की तो वो मेरे थ्रोट चक्रा में जाएगा। अगर मैंने साइकी पावर्स को मिसयूज करके किसी के साथ गलत किया तो वो मेरे आज्ञा चक्रा का रहेगा। ऐसे करके हमारे 6 चक्रा में हमारे कर्मास सीड के रूप में रहते हैं। जो क्राउन चक्रा है वो चक्रा नहीं है, हम उसको ऐसे ही बोलते हैं चक्रा है, पर वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो वहां पर कोई भी हमारा कर्मा का सीड नहीं रहेगा। बाकी ये 6 चक्रा में हमारे सीड रहेंगे। एनर्जी लैंग्वेज में बोलूंगी तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जब भी एक वायर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाएगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। हमारे अंदर हमारा शरीर इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्रेंड जिससे लाइट चालू होती है, पर हमारा 1.4 वोल्ट करके कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उतने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हर सेल हमारी जनरेट करता है। तो 50 ट्रिलियन सेल्स कितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसके कारण हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो एनर्जी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो हमारे चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे कर्मास एम्बेडेड होते, अंकित होते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप समझना चाहें, मैंने दोनों लैंग्वेज में आप लोग को समझा दिया। तो कर्मा हमारे इस तरीके से स्टक हो जाते हैं, हमारे नाड़ी मंडल को अशुद्ध कर देते हैं। मैंने जब मेडिटेशन शुरू किया तब मैंने ओशो के कई चीजों को फॉलो भी किया। जैसे मैं प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा रहने लग गई, नेगेटिव थॉट के प्रति अवेयर रहने लग गई और काफी शांत हो गई। व्यर्थ की बकबक करना मैंने बंद कर दिया, किसी को भी फोन नहीं करती थी, सिर्फ अंदर मनन, चिंतन और मेडिटेशन। इसके अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि मैं 3 डिजीज से जूझ रही थी। शायद मेरे पिछले जन्मों के कुछ क्या कहेंगे इसको, गुड कर्मास थे, या कहेंगे कि मेरी इंटेंसिटी, जो एक प्यास होती है अपने को हील करने की, वो ज्यादा थी। जो भी था, कुछ मेरे मास्टर्स की ब्लेसिंग थी, वो सब के द्वारा मैं 3 महीने के अंदर इन 3 डिजीज से मैं ठीक हो गई। डायबिटीज, एक्जिमा, इसको सोरासिस भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स एक्जिमा कहते थे, कुछ सोरासिस कहते थे। थर्ड, नर्व कंप्रेशन, मेरे बैकबोन के 4th और 3rd वर्टेब्रा में नर्व कंप्रेस होती थी, तो उसके कारण न मैं बैठ पाती थी, न सो पाती थी। मुझे खड़े रहना पड़ता था घंटों, और कई बार रात को नींद के समय भी मैं खड़े ही रहती थी। इसी के कारण मुझे स्लीपिंग पिल्स की आदत हो गई थी, क्योंकि मुझे इतना स्टेरॉइड्स दिया जा रहा था। इवन एक डॉक्टर ने मुझे एंटी कैंसर दवाइयां देना शुरू किया था एक्जिमा के लिए, मुझसे बिना परमिशन मांगे। जबकि ये रूल होता है कि आप कैंसर के दवाइयों को आप कोई भी किसी को भी दे रहे हैं तो आप उनसे परमिशन लीजिए। तो बहुत से स्टेरॉइड्स थे, बहुत सारा पेन था, बहुत ज्यादा एक्जिमा में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। तो मुझे धीरे धीरे दवाइयों की आदत पड़ने लग गई। मैंने कम से कम 1.5 साल तक बिना नींद की गोली के एक दिन भी नहीं सोया। आप उस पेन को समझिए, और उसी के कारण मैं आप लोग के साथ आज अलग से सेशन ले रही हूं, क्योंकि मैंने वो पेन सहा है।
22 साल तो मैंने एक्जिमा सहा, पर वो जो 1.5 साल जो वो दवाइयों के लिए मैं अपने हस्बैंड के पीछे पीछे घूमती थी कि प्लीज मुझे टैबलेट दो। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते, वो मुझे बहुत समझाते थे कि नीता तुम मत लो टैबलेट, पर मैं बेबस थी, मुझे नींद नहीं आती थी, और वो नींद की दवाई के नशे के कारण मैं सारा दिन बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाती थी। आखिर में जब डायबिटीज हुई और मुझे ये ध्यान का मार्ग मिला, तो मेरा ओशो, उनकी टीचिंग्स को मैंने इम्प्लीमेंट किया, ज्ञान को मैं लेते गई, और मेडिटेशन को मैं 2 घंटा डेली करती थी। उस समय मेरी 47 एज थी, मतलब मैं अपनी उम्र से दुगुना बैठ रही थी। बैठने के साथ ही आपकी इंटेंसिटी मैटर करती है कि आपके में कितनी तीव्र इच्छा है कि आप हील होना चाहते हैं। अगर आप सोचेंगे कि ठीक है, नीता मैडम ने कह दिया कि मेडिटेशन से हील होते, तो हम भी बैठ के देखते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पहले तो मेडिटेशन पे भरोसा होना चाहिए। दूसरा, अपने अंदर एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे हील होना है। तो मैं जब मेडिटेशन के द्वारा इन तीनों बीमारियों से ठीक हो गई, फिर मेरी लाइफ में पत्री सर आए, फिर मैं उनके साथ जुड़ के उनके सानिध्य में मैंने सर्विस भी शुरू कर दिया। फिर अचानक मुझे थायराइड हुआ। जब थायराइड हुआ तो मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि हमको एक लेवल लग जाता है ना कि हम तो मास्टर हैं, हम तो बहुत अच्छे कर्मस कर रहे हैं, तो ये फिर क्यों हुआ मुझे थायराइड। उसके साथ ही उसके थोड़े ही दिनों के बाद मुझे फ्रोजन शोल्डर भी हो गया था। मैं अपने इस हाथ को ऐसे उठा भी नहीं सकती थी, मुझे कोम करने के लिए भी अपनी मेड को बुलानी पड़ती थी। मेरे हस्बैंड जब मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, तो थायराइड वाले डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि मेडिसिन शुरू करो, और फ्रोजन शोल्डर वाले ने बोला, मतलब मेरे ऑर्थोपेडिक ने कहा कि तुम सीधा बॉम्बे चले जाओ, वहां 5,000 का एक इंजेक्शन आता है, अपने शोल्डर में लगा लेना, लाइफ लॉन्ग तुमको कभी भी ये फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। मेरे हस्बैंड फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे थे, और मैंने खड़े होकर बोला कि नहीं, अगर मैंने 3 डिजीज को ठीक किया है, मतलब पावर तो है मेरे पास, तो ये 2 बीमारियों को भी मैं हराऊंगी, पर मुझे थोड़ा टाइम दो। उन्होंने कहा कि क्यों रिस्क लेते हो नीता, तुम एक एक चीज के लिए डिपेंड हो, तुम चलो बॉम्बे, इतना पास में तो है बॉम्बे, और हम लोग काफी बॉम्बे शॉपिंग के लिए जाते भी थे उस समय, बस जाना है, अपॉइंटमेंट लेंगे, इंजेक्शन लग जाएगा, ठीक हो जाओगे। पर मैंने उनका कहना नहीं माना, क्योंकि मैं अपने को खुद को आजमाना चाहती थी कि वाकई अगर मैं लोगों को सिखा रही हूँ कि मेडिटेशन आपको हील करता है, तो आज मैं क्यों डिपेंड रहूं डॉक्टर के ऊपर। जब मैंने 3 डिजीज जो 22 साल पुरानी वाली मैंने एक्जिमा ठीक किया है, तो ये तो अभी अभी की बीमारी है, और ये तो मैं जानती हूं ना कि ये बीमारियों को अपने शरीर पे मैंने ही लेके आया है, तो फिर मैं बहुत मेहनत करती हूँ। पत्री सर के जब सानिध्य में आई थी, तब मैंने काफी बुक्स पढ़ना शुरू किया था, पर जब मुझे ये बीमारियां हुई, फ्रोजन शोल्डर और थायराइड, तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया। मैं बहुत गूगल प्रेमी हूँ, गूगल बाबा को बहुत मानती हूँ मैं। मैंने बहुत बहुत मेहनत की कि इन दोनों के लिए मुझे कौन सी ऐसी बुक को रेफर करना चाहिए। और अचानक, कहते हैं ना, जब आपकी प्यास बहुत ज्यादा होती है, तो यूनिवर्स आपके सामने वो सारी चीजें लाके दे देता है, परोस के देता है कि आप लो। और बकायदा मेरे सामने एक ऐसे सर आ गए जिन्होंने मुझे सेल्फ हीलिंग के लिए 2-3 बुक्स को रिकमेंड किया, जिसमें लुइस ए की थी, यू कैन हील योर लाइफ, और जो डिस्पेंजा की, यू आर द प्लेसिबो। बस मैंने उसके बाद अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने किसी गुरु का इंतजार नहीं किया कि पत्री सर आएंगे और मुझे हील करेंगे। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, मुझे सर्विस से जोड़ा है, उतना ही ग्रेटिट्यूड क्या कम है। और क्यों आएंगे, ये मेरे कर्मास है, मेरा होमवर्क है न। मैंने किसी हायर डायमेंशन वाले किसी बीइंग को बुलाया कि मुझे आके ठीक करो। मैं तब तक के महाअवतार बाबा जी को बहुत प्यार करती थी, और आज तक बिना महाअवतार बाबा जी को उनके सामने सर झुकाए हुए न मैं कभी लैपटॉप ऑन करती हूँ, न कभी मैं इस घर से बाहर निकलती हूँ। इतना मैं कनेक्टेड हूँ अपने महाअवतार बाबा जी से। पर उसके बावजूद मैंने कभी बीमारी के लिए अपने महाअवतार बाबा जी को नहीं कहा कि मुझे आके ठीक करो, ये मेरा होमवर्क है। वो क्यों करेंगे? जो मुझे वो गाइडेंस, मुझे जो क्लैरिटी देते हैं, क्या वो कम है हमारे लिए? मैंने जब रिसर्च किया और मैंने देखा कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई थॉट, हमारा इमोशन होता है,
तो मैंने देखा कि हर चीज के पीछे एक थॉट है और एक इमोशन है जो हमारे डिजीज का कारण बनता है। क्योंकि लुईस ने एफर्मेशन के द्वारा 3 कॉलम्स बना के दिए हैं कि प्रोबेबल कॉज जो आपको हो सकता है डिजीज, प्रोबेबल कॉज डिजीज का जो एक संभावित कारण है, और एफर्मेशन, ये 3 कॉलम्स बने। मैंने रिसर्च किया और भी कई चीजों में मैंने रिसर्च किया, सिर्फ लुईस ही नहीं, बहुत सारी चीजों में। और मैंने देखा कि यस, एक चीज थी उस समय मेरे, कि जिस फ्रेंड के साथ मैं काम करती थी वो मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट थी, पर उस फ्रेंड को मैं बहुत प्यार करती थी। मेरे प्रिंसिपल्स के बिल्कुल ऑपोजिट थी, पर उसके बावजूद कहते हैं ना कि वो दोस्त को खोने का डर होता है, तो मैं उसको सहते रहती थी। घर आती तो अपने हस्बैंड को बताती कि वो ऐसा करी, वो ऐसा करी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, या कभी मुझे फोन में वो डांट देती थी, या कोई भी चीज होती थी तो मुझे बहुत इंसल्ट लगती थी। और तब भी मैं फ्रेंड बता रही हूँ कि मैं हमेशा अपने आप को आईने में देखती हूँ, डेली नहाने के बाद अपनी आईज में आईज मिला के देखती हूँ। तो मुझे आईज में हमेशा अपने से जी चुराती थी, क्योंकि मैं ट्रू सेल्फ को नहीं रिप्रेजेंट कर रही थी वहां पे। उसको खुश करने के लिए उसकी गलत चीजों को भी मैं स्वीकार कर रही थी। अब मैं समझ गई कि मैंने अपने गुस्से को यहाँ पर दबाया था। उस समय मेरी बेटी भी आई हुई थी, और बच्चे, जो आजकल के बच्चे आजकल जो पढ़ के आते हैं बाहर से, वो थोड़े रिबेलियस होते हैं, वो भी कभी कभी कुछ कह देती थी, तो मैं उसके ऊपर भी गुस्सा अपना दबा लेती थी। ये 2 पर्सन थे जिनके ऊपर मेरा थोड़ा बहुत नाराजगी थी, मेरी फ्रेंड के साथ सबसे ज्यादा, मेरी बेटी के साथ थोड़ा बहुत। पर फिर भी मैं समझ गई कि मैंने अपने गुस्से को दबाया है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ इतनी कंफर्टेबल हूँ, इतनी ओपन हूँ कि मुझे जब भी गुस्सा आता है तो मैं पूरा बोल देती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से गुस्सा नहीं छुपाती हूँ, शुरू से, डे 1 से। तो वहीं पे मेरे 2 स्टक हो रहे थे। मैंने एफर्मेशन लेना शुरू किया, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, और सिर्फ एफर्मेशन नहीं बोला फ्रेंड, अपने को एक्सप्रेस करना भी सीखा। मैंने अपनी डॉटर को जाके बोला कि ये वाली बात मुझे पसंद नहीं है, ऐसे बात नहीं करना। मेरी डॉटर बहुत समझदार है, बहुत जल्दी मान गई। उस फ्रेंड को मैंने 2-3 बार समझाया, वो नहीं समझी। तो मेरे पास एक ही चारा था, अपने आप को सेव करने का, कि मैं उसके साथ नहीं रहूं। क्योंकि मैं कभी भी आईने में अपने आप को देखूं तो नीता को अपने ऊपर एक प्राउड होना चाहिए कि यस, मैं हूं, जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रही हूँ। आज मैं ये सेशन भी ले रही हूँ तो किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी हील हो। तो वो जो मेरी खुशी है, जो मेरा अमृत है, वो मैं बांट रही हूँ आपके साथ। मैं उस फ्रेंड से अलग हो गई, अपने आप को एक्सप्रेस करने लग गई, और एफर्मेशन भी बोलने लग गई। 500 टाइम्स से ज्यादा मैं अपने मन में आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। इवन उसके बाद कोई भी मुझे, कोई भी रिलेटिव भी कोई कुछ बोलता था तो मैं उनको बोलती थी, ऐसे मत बात करो यार, मुझे फील होता है। बात करो तो ढंग से बात करो, नहीं तो ऐसे बात मत करो। एक्सप्रेस करना जरूरी है, जहां पे हमको बुरा लग रहा है बोलना है। और उसके साथ साथ मैंने मेडिटेशन भी बढ़ाया, जो 2 घंटे होता था उसको 3 घंटा किया। और क्योंकि जब भी आपको फिजिकल, इमोशनल, मेंटल प्रॉब्लम होता है तो आपको अपने मेडिटेशन को बढ़ाना है। उसके बाद मैंने मेडिटेशन के द्वारा, जब आखिरी का टाइम था, तो उस समय कॉस्मिक एनर्जी को यहां पर मैंने ब्लू पिरामिड के रूप में महसूस किया। मैंने कलर थेरेपी का सेशन लिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। शायद ज्ञान भारत में नहीं है, पर मैं उसको एडिट करा के डालूंगी। हर चक्र का अपना एक कलर होता है, और हम सोल कलर की ही बनी होती हैं। हमारे पास पूरे कलर्स हैं। तो जो भी हमारे पास कलर की कमी है, उस चक्र से रिलेटेड, जो भी चक्र को हमको प्रॉब्लम दे रहा है, उससे रिलेटेड अगर हम उस कलर को इमेजिन करके यहाँ पे एक पिरामिड के रूप में या एक बॉल के रूप में, जो 3D हो, एक फ्लैट वाला नहीं, 3D, है ना, 3D समझ गए होंगे, है ना, वैसा वाला। 5 मिनट तक की मैं उसको ब्लू कलर को करती थी। थोड़े दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद, मैंने टेस्ट कराया, मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया, और मेरा फ्रोजन शोल्डर, करीब मुझे 1.5 महीना लगा था, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करती थी। मैं कोई भी चीज को, आप लोग को झूठ नहीं बोलूंगी फ्रेंड,
मैं एक मास्टर हूं, मुझे अपनी विशुद्धि चक्र का बहुत खतरा है ना, मतलब मुझे हमेशा सच बोलना है, कभी भी अपने को होलियर नहीं बताना चाहिए, वो एक कॉम्प्लेक्स कर्मा होता है, ये मैं बात अच्छे से जानती हूँ, टॉरकॉम ने बोला है। तो मैं उस समय कुछ एक्सरसाइज भी करती थी, योगा के जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो भी करती थी, और साथ में मैं मेडिटेशन को भी बढ़ाया। और फ्रोजन शोल्डर का कारण था कि आपका कौन सा एक प्रोबेबल कॉज है, तो उसमें लुइस ने बताया था कि कोई एक ऐसा थॉट जो आपके ऊपर जिम्मेदारी के रूप में बोझ हो, क्योंकि हम कहते हैं ना फ्रेंड, कंधों पे बोझ होता है, तो जो हम बर्डन लेके कोई थॉट को रखते हैं, अभी मेरे साथ चैट में मत बात करिए, अभी मुझे बोलने दीजिए, है ना, फिर आराम से बात करिएगा। तो मैंने देखा कौन सा एक थॉट है जो मुझको एक बर्डन के समान लग रहा है। तो उस समय क्या हो रहा था कि मेरी डॉटर के काफी रिश्ते चल रहे थे, काफी बार वो रिजेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ही अपनी सोल से कनेक्टेड है, और वो सीधा यही बोलती थी कि मेरे सोल ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत से लड़के वो रिजेक्ट कर रही थी, कुछ उसको भी कर रहे थे, तो इस कारण से उसको मैरिज में थोड़ा डिले हो रहा था। मैं मेडिटेशन कराने जाती थी और क्लासेस लेती थी, तो मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे रिलेटिव्स लोग, खासकर रिलेटिव्स लोग को सबसे ज्यादा चिंता रहती है हमारे बच्चों की शादी की, हमसे ज्यादा उनको चिंता रहती है। मुझे हमेशा फोन करते थे और कई बार तो मुझे डांट देते थे कि तुम अभी मेडिटेशन क्लास से निकल रही हो, क्योंकि कई बार मैं लेट उठाती थी उनकी फोन। तो तुमको जरा भी नहीं लगता क्या कि एक मदर के रूप में तुम्हारी क्या ड्यूटी है? तुम पहले जाओ अपनी बेटी की शादी कराओ, उसके बाद ये तुम ये क्लासेस वगैरह करना। तो ये जो बोल बोल के मुझे बोला जाता था, उसके कारण मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये गिल्ट था कि मुझे अपनी बेटी की शादी करानी है। मैं बहुत कोशिश करती थी, बायोडेटा से लेके हर चीज करती थी जो एक मदर करती है, बिल्कुल वैसे ही मैं करती थी। जहां होता था, प्रपोजल चलता था, वहां हम जाते भी थे देखने के लिए, हर चीज कर रही थी। पर वो जो ओवर बर्डन था वो मेरे कंधों के रूप में आ गया था। वो जो पेन था उसको भी मुझे रिलीज करना था। उसके लिए मैंने इस थॉट को ऐसा रिलीज किया कि मेरी बेटी यूनिवर्स की बेटी है। खलील जिब्रान ने कहा भी है कि बच्चे आपके कोख से जरूर आते हैं पर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो यूनिवर्स के बच्चे हैं। तो मैंने कहा जब वो यूनिवर्स की बच्ची है तो जब भी उसकी मैरिज होगी होगी। मैं कौन होती हूँ उसकी विधाता तो नहीं हूं कि मैं उसकी बच्ची की मैरिज और उसकी किस्मत को लिखूं। तो मैं अब बिल्कुल भी इस चिंता को अपने आप से मुक्त कर दी मैंने उस समय से। उसके बाद जब भी मेरे पास कोई फोन आती थी तो जैसे वो बोलते थे तो मैं खुद ही हंस के बोलती थी कि नहीं हो रहा है, बताओ ना, तुम ही लोग ढूंढो भाई, मैं तो नहीं ढूंढ पा रही हूँ, मैं तो क्लासेस में बिजी हूँ, तो तुम ही लोग ढूंढ लो। जैसे जैसे मैं ऐसे रिप्लाई देने लग गई, सामने वाला मुझे पोक करना भी छोड़ दिया। ट्रिगर तब करते हैं जब आप चिढ़ते हो, जब चिढ़ना छोड़ देते हो ना, हंस देते हो, तो सामने वाला ट्रिगर करना भी छोड़ देता है। इस तरीके से मैंने थायराइड के लिए अपनी वाणी को एक्सप्रेस करना सीखा। जहां पे भी मुझे बुरा लगता वहां बोली, और सामने वाले को अलर्ट किया कि मेरे से ऐसे बिहेव नहीं करना है। जहां नहीं हो पाया मैंने डिस्टेंस कर दिया उस फ्रेंड से। फ्रोजन शोल्डर का मैंने जैसे बताया कि वो बर्डन को मैंने रिलीज कर दिया, वो एक इमोशन था, वो गिल्ट था, उसको मैंने रिलीज किया, और 1.5 महीने के अंदर वो दोनों बीमारियों से मैं ठीक हो गई। अब मेरे पास एक ऐसा सूत्र आ गया था कि मेडिटेशन करना ही पर्याप्त नहीं होता है फ्रेंड। आप अगर सोच रहे हैं कि आप 3 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, 4 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, पर हीलिंग क्यों नहीं हो रही है, तो आप कॉस्मिक एनर्जी तो ले रहे हैं, अपने कलश में पूरे तरीके से भर रहे हैं एनर्जी को, पर आपकी लीकेजेस कहां से हो रही हैं? उस कलश में कितने सुराख हैं जिसमें से सारे दिन में से आप अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट करते हो, चाहे थॉट के रूप में, चाहे इमोशन के रूप में, चाहे अपने वर्ड्स के रूप में। अगर आप 2 घंटा मेडिटेशन कर रहे हो और सारा दिन आप गॉसिप कर रहे हो, बातें कर रहे हो, जजमेंट कर रहे हो लोगों की, या नेगेटिव थॉट आ रहे हैं आपके पास, या गलत काम कर रहे हो, जो भी आपके कर्म, जो आप समझ रहे हैं, एक्शन जो भी आप कर रहे हो, वहां पे आप अपनी एनर्जी कितनी डाल रहे हो? 2 घंटे की मेडिटेशन की जो एनर्जी है उसको आप सिर्फ आधे घंटे के निगेटिव थॉट और इमोशन में ड्रेन आउट कर दे रहे हो। और फिर पूछते हैं कि नीता मैडम आप कैसे बोलते हैं कि हील होते हैं? तो आपको मेडिटेशन भी करना है, वो सारी सुराखों को बंद भी करना है।
तो मैं बहुत ही टू द पॉइंट बताऊंगी, क्योंकि टाइम भी हो जाता है। देखिए फ्रेंड, हर बीमारी हमारे कर्मा से रिलेटेड है। कर्मा से मुक्ति के हमारे दो उपाय होते हैं। एक होता है कि कर्मा से आप लूप से बाहर चले जाएं, बिल्कुल कर्मा को आप उस चक्रव्यूह से निकल जाएं, और वो तब निकलेंगे जब आप अपना पाठ पढ़ लेंगे, जब आप लेसन पढ़ लेंगे। लेसन मतलब जो आपको सीखना है, जिसके कारण आपने कर्म बनाया था, वो लेसन सीखना। और दूसरा होता है कर्मा को बैलेंस करना। जितना दुख आपने दिया है उतना दुख आपको लेना। एक होता है कर्मा को रिलीज करना, अर्थात उस लूप से बाहर निकलना। एक होता है कर्मा को बैलेंस करना, जितना मैंने दुख दिया है उतना मुझे लेना ही पड़ेगा। हमारे जो चक्रास हैं, उसमें जो हमारे कर्मा के सीड हैं, उसको हमको बर्न हम मेडिटेशन के द्वारा करते हैं। कर्म के प्रक्षालन की विधि ध्यान है। जैसे जैसे कॉस्मिक एनर्जी आएगी आपके अंदर फ्रेंड, वो कर्मा के बीज आपके बर्न होते जाएंगे। एक्चुअली देखा जाए तो वो आपके जो नाड़ी मंडल शुद्धि में जो ब्लॉकेजेस हैं वो पूरी तरीके से खोलते जाएंगे। किसी भी तरीके से आप बोलिए, हमारे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे। दूसरा, मेडिटेशन से आपको फायदा क्या होगा कि जो भी आपके कर्मा के जो लेसन हैं, आप अवेयर होते जाएंगे। आप समझते जाएंगे कि मुझे ये नहीं करना है, ये मेरे दुख का कारण है। जैसे मैं पहले बहुत रिवेंज लेने की सोचती थी। अगर किसी ने मुझे 10 शब्द बोल दिया तो जब तक कि मैं 20 शब्द उसको वापस नहीं करती थी, तब तक कि मुझे नींद नहीं आती थी, चाहे उसमें मुझे हफ्ता लग जाए। अब जब मैंने मेडिटेशन को अपना लिया, मेरी ज्ञान बढ़ा कि नहीं, रिवेंज क्या, अगर उसने बोला है तो ठीक है यार, मेरा कर्मा होगा, मैंने कभी बोला होगा, और कर्मा नहीं भी होगा तो लेट गो कर दो। अगर फॉरगिव नहीं कर सकते तो बेस्ट है कि आप फॉरगिव कर दो, छोड़ दो। तो ये अवेयरनेस क्यों आई? तो जैसे मैंने समझ लिया कि मुझे किसी को दुख नहीं देना, जैसे उसने मुझे बोल के दुख दिया ना, शायद मैंने कभी दिया होगा तो, अब मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। जब मैंने ये सीखा तभी मैं लूप से बाहर चली गई। पर मैंने जो किसी को दुख दिया था ऐसे बोल के, उतना दुख तो मुझे लेना ही है। तो वो हम रेसिड्यू बोलते हैं, अवशेष। उसको आप दो तरीके से बैलेंस कर सकते हो। या तो मेडिटेशन ज्यादा करिए, या आप गुड कर्मास करिए। किसी को ध्यान सिखाइए, किसी को भोजन कराइए, किसी एनिमल्स को पानी की प्यास लगी है तो उसके लिए पानी का प्रबंध करिए, चिड़ियों को दाना डालिए। जो भी आपके गुड कर्मास की लिस्ट बहुत है, अगर आपके मन में है तो हर पल आपको यूनिवर्स अवसर देता है कि आप गुड कर्मास करिए। वो बात और है कि आप आंख बंद करके बैठे रहते हैं। तो हर पल को अपने को जितना भी हो सके हम गुड कर्मास करें, ताकि जो हमारे पास के जितने भी हमारे कर्मास के अवशेष हमारे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या बोलो एथरिक बॉडी में है, वो बैलेंस होते चले जाए, हमारा अकाउंट बैलेंस होते जाए। और लेसन को आप समझिए, कोई भी परिस्थिति, कोई भी पर्सन अगर आपको दुख दे रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा। हो सकता है आपको पेशेंस सिखा रहा हो सकता है कि आपको ये बता रहा हो कि किसी से बेवफाई नहीं करना चाहिए या किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बहुत सारी संभावनाएं हैं और लेसन की कोई लिस्ट नहीं है, न हो सकती है। तो मेडिटेशन से आप अवेयर होकर अपने लेसन भी पढ़ते हैं, और अवेयरनेस के द्वारा और गुड कर्मास के द्वारा आप उसके अवशेषों को जलाते भी। तब आप बताइए, आपको कौन, यूनिवर्स क्यों रोकेगा आपको हील होने में? यूनिवर्स तो देने के लिए दयालु बैठा हुआ है, आप ही को नहीं आता है लेना। तो आपको इतना मैं बताने का अर्थ सिर्फ इतना है कि मेडिटेशन पे आप बिलीव करिए। कोई भी बाहर का गुरु, कोई भी बाहर का हायर डायमेंशन, कोई भी एंजल आपकी हीलिंग के लिए नहीं आएगा। ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आपके पास गुड कर्मास हैं, आपके पास प्योर हार्ट है, तो जब आप चाहे सर्विस से जुड़े हो चाहे न जुड़े हो, आपके पास एंजल्स आएंगे, आपकी हीलिंग में आपकी मदद करेंगे, आपको बचाएंगे, बहुत से तरीके से आपको हेल्प करेंगे और क्लैरिटी भी देंगे। आपको शायद अपने पाठ पढ़ने के लिए आपको क्लैरिटी भी देंगे, तो वो हमारे बिना मांगे भी हमको देंगे।
हजारों एस्ट्रल मास्टर्स हैं जिसको हम ट्रांसेंडेंटल सोल्स बोलते हैं, वो इंतजार करती है कि किसी अच्छी प्योर सोल को हम वो मदद करें। तो अगर आप सिंसेरिटी से मेडिटेशन कर रहे हैं तो उनकी सपोर्ट, उनकी हेल्प आपको मिलेगी ही। पर यदि आप सोच रहे हैं कि मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं और महाअवतार बाबा जी को आवाज दे दूं कि महाअवतार बाबा जी आके मेरी डायबिटीज ठीक कर दो, तो महाअवतार बाबा जी के पास बहुत सारे काम हैं बेटा। 120 करोड़ तो सिर्फ इंडिया में है, और पूरी दुनिया में तो आप छोड़ दीजिए। बहुत लोग महाअवतार बाबा जी को जानते हैं और बुलाते हैं, वो नहीं जाएंगे। और कोई भी हायर मास्टर्स आपकी लर्निंग में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपको जो सीखना है आपको ही सीखना है, तो आपको कोई भी मदद नहीं करने वाला। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मेडिटेशन करने से आप हील हो जाएंगे, तो इस मिथ्या को छोड़ देना। मेडिटेशन प्लस आपको बुक्स रीड, मैंने बुक्स रीड को इसलिए ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको बोल रही हूं क्योंकि जितना बुक्स पढ़ते जाएंगे आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होते जाएगा, आप ज्यादा लर्निंग लेते जाएंगे। जितना आत्मा सीखते जाती है उतने उसके कर्मास बर्न होते जाते हैं, तो आपको डबल फायदा होता है। एक तो आपको मेडिटेशन के बुक्स पढ़ने से आपके कर्मास भी बर्न हो रहे हैं क्योंकि आप ज्ञान ले रहे हैं, वो लेसन को सीख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आत्मा को हर एक सफरिंग से ही जाके सीखना है। कई बार बुक्स पढ़ के, जैसे मान लीजिए मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ ली, उसमें मैंने देख लिया कि बेवफाई नहीं करनी चाहिए, मैंने समझ लिया कि मुझे बेवफाई नहीं करनी है अपने हस्बैंड के साथ। शायद मैंने पिछले जन्म में किया होगा, पर मैंने आज पढ़ लिया और समझ गई कि मुझे अब नहीं करना है ये। मैं उस कर्मा के लूप से बाहर चली गई, चाहे अभी तक कि मुझे उसकी सफरिंग नहीं आई हो। समझ रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग कि हम बुक्स के द्वारा कई चीजों का ज्ञान लेते हैं, लेसन पढ़ लेते हैं, तो तभी भी हम अपने कर्मा को काटते हैं। दूसरा बुक का फायदा आपको ये होता है फ्रेंड्स कि आपको हर स्पिरिचुअल बुक एक आखिरी पॉइंट पे ले जाएगी, मेडिटेशन। आपका मेडिटेशन पे विश्वास बढ़ेगा, आपका सेल्फ हीलिंग में विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि अधिकतर बुक्स आपकी खुद की क्षमताओं, आपकी कैपेबिलिटीज, पोटेंशियलिटीज को पे विश्वास करना सिखाती है। जितना आप विश्वास करते जाएंगे वो प्लेसिबो इफेक्ट द्वारा काम होते जाएगा। यदि आप मंदिर में जाके नारियल चढ़ाते हैं और कहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, और आपकी नौकरी लग जाती है, तो ये मत सोचना कि भगवान ने आपकी नौकरी लगा दी। वो आपका विश्वास था जिसने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उसको मैनिफेस्ट किया। भगवान के पास नहीं है टाइम। 120 करोड़ में कितने लोग हनुमान को बुलाते हैं, हनुमान जी किस किस की विश को सुने और किस किस की विश को पूरी करे। आपका बिलीव, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस विश को पूरी करता है। तो आपको बुक्स पढ़ने से डबल फायदा होगा। पहला, आपकी सेल्फ हीलिंग में सबसे, मैंने इतना मेडिटेशन में बोला है तो आप समझ गए होंगे कि मेडिटेशन अल्टीमेट पावर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा, बुक्स, और जो मैंने बीच में आप लोग को बताया, नो मतलब कोई डिपेंडेंसी आपको नहीं करनी है। जो है हम, मैं खुद भगवान हूं, मैंने खुद बीमारी को क्रिएट किया है, भगाऊंगा भी मैं। अपने ऊपर बिलीव करना, ठीक है। अब आपने मान लीजिए आपको कोई भी डायबिटीज है या वो है दूसरी कोई डिजीज है, तो कई मास्टर्स लोग बोलते हैं कि आप दवाइयां छोड़ दीजिए, आप मेडिटेशन में भरोसा करिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं कभी भी नहीं कहूंगी फ्रेंड्स कि अपनी दवाइयों को बंद करिए, क्योंकि मैंने कई लोगों को इसके द्वारा बहुत सफरिंग करते हुए देखा है। जो भी मास्टर्स बोल रहे हैं वो कॉन्शियसनेस की उस लेवल पे हैं कि वो अपने को तुरंत हील कर सकते हैं, या मुझे नहीं मालूम, जो भी वो कह रहे हैं वो सत्य है। अगर चाहें तो बिना दवाइयों के भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने थायराइड की नहीं शुरू किया, मैंने डायबिटीज की नहीं शुरू किया, अपने को हील किया। पर हर सोल के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो क्या होता है कि आपने मान लीजिए डायबिटीज है और आपने सोचा कि नीता मैडम ने तो बोल दिया भैया मेडिटेशन करना है और बुक्स पढ़ना है, मैं तो ये दवाई छोड़ देता हूँ। 15 दिन के बाद आपकी फोन आएगी और मुझे आप डांटेंगे। आपकी इंटेंसिटी कितनी है, आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नीता आके नहीं देखेगी, है ना। तो आप दवाइयों को जारी रखिए, मेडिटेशन को बढ़ाइए, अपने ऊपर काम करना शुरू करिए।
धीरे धीरे आप अपनी दवाई को अपने डॉक्टर के कंसल्ट के हिसाब से धीरे धीरे कम करते जाइए। अगर आप 5 mg लेते थे, जो भी वो डायबिटीज की दवाई होती है, मुझे याद नहीं है वो, फिर 2.5 mg लेके देखिए, फिर 1 ग्राम लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, पर डॉक्टर के सुपरविजन में करिए, ताकि आपको और आपके परिवार को कोई भी तकलीफ ना हो। क्योंकि मैंने कई लोगों को थायराइड की गोली छोड़ते हुए देखा है और बुरी तरह से थायराइड से पीड़ित होते हुए भी देखा है। डायबिटीज भी बहुत बढ़ जाती, क्योंकि आपने कितनी इंटेंसिटी से काम किया वो कोई नहीं जान सकता। और हमारे कर्मा का जो बैगेज होता है वो भी हमें नहीं मालूम कि हमारे कितने कर्मा हैं। और कुछ एक कर्मा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं, ऐसे होते हैं जो कभी भी मेडिटेशन और सर्विस से नहीं जाते हैं। कुछ एक बीमारियां जैसे डायबिटीज 1 टाइप जो होता है वो कभी भी नहीं कर सकते हैं हील। तो कुछ एक को आपको सफर करना ही पड़ता है। सिकल सेल है, उसको भी आप नहीं ठीक कर सकते मेडिटेशन से। तो आप अपने ऊपर काम करिए, धीरे धीरे दवाइयों को कम करिए, फिर एक टाइम आएगा छूट जाएगा। मैंने कई लोगों को इंसुलिन लेते छोड़ते हुए, दवाइयों को छोड़ते हुए देखा है, थायराइड से ठीक होते हुए देखा है, कैंसर से ठीक होते हुए देखा है, हार्ट के ऑपरेशन को टालते हुए देखा है, मतलब टल जाते हैं उनके। नी रिप्लेसमेंट, बताइए, नीज जो पूरी तरीके से डैमेज थी, आज उसकी बिल्कुल नीज ठीक है, जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि 6 महीने के अंदर आपकी नीज इतने घिस चुके हैं कि अब आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो आप अपने ऊपर बिलीव करिए, आप धीरे धीरे कम करते जाइए और एक टाइम आएगा कि ठीक हो जाएगा। पर अब आपको हीलिंग के लिए और क्या क्या करना है। कल माही ने बताया था कि हमारे थॉट्स, वर्ड्स, इमोशन, इनके द्वारा हम अपनी एनर्जी को, अपनी सोल की एनर्जी को वेस्ट करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं अपनी एनर्जी को। अगर आप मेडिटेशन करते हुए काफी टाइम हो गया है और आप अपने प्रति अवेयर भी हैं, माइंडफुल भी हैं, तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ते जाती है और नेगेटिविटी कम होते जाती है। हर मेडिटेशन में हम कैथारसिस के द्वारा अपनी नेगेटिविटी को शेड करते हैं या रिमूव करते हैं। पर अगर सिर्फ 6 महीने हुए हैं या 4 महीने हुए हैं और आपकी इंटेंसिटी भी इतनी नहीं है, तो धीरे धीरे ही आपकी पॉजिटिविटी आएगी। पर उस पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि रीप्रोग्रामिंग करो, अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलो। जहां पे भी आपको लग रहा है कुछ खतरा है या कुछ निगेटिव थॉट आ रहा है, तभी भी आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलो। जब आप बाहर वर्ड्स बोलोगे तो आपका माइंड भी पॉजिटिव सोचने लग जाएगा, क्योंकि हम जैसे बोलेंगे माइंड उसी के अनुसार ट्रेन होते जाएगा। तो आप अगर अपने को हील करना चाहते हैं कोई भी बीमारी से, तो सबसे ज्यादा काम आपको अपने वाक शुद्धि पे करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ कि आपको कमर में दर्द रहता है और आपके घर में आपको उसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और आपके घर में किसी की फोन आ गई या कोई आ गया। हम औरतों की खासकर आदत होती है, हम सिंपैथी बहुत लेना चाहते हैं। हमको बड़ा अच्छा लगता है कोई प्यार से बोलता है, ओ माय गॉड, इतना पैर में दर्द और कमर में दर्द, फिर भी तुम काम कर रहे हो, माय गॉड, सही में यार तू बहुत बढ़िया है यार। तो हमको ना बड़ा अच्छा लगता है कि कोई अप्रिशिएट करे, कोई हमको सिंपैथी दे, तो वो हम एडिक्टेड हो जाते हैं। तो हमको जितना कमर में दर्द होता नहीं है ना, उससे ज्यादा हम बढ़ चढ़ के बताते हैं कि इतना इतना हमको प्रॉब्लम है। तो जब आपको हीलिंग पे काम करना है, तो सबसे पहले बोलना बंद करना है अपने बीमारी के बारे में। डायबिटीज है तो किसी को भी आप मत चिल्ला चिल्ला के बोलिए कि मुझे डायबिटीज है, मुझे पेन हो रहा है, आज मेरा शुगर लेवल इतना बढ़ गया। नहीं, आपको हमेशा, जैसे मान लीजिए कमर दर्द का ही अपन एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ रहे थे, तो आपकी मम्मी ने फोन किया कि हाँ बेटा कैसे है अब तुम्हारा कमर का दर्द, तो आप झूठ तो नहीं बोल सकते, अब दर्द तो है। आप कैसे झूठ बोलेंगे कि नहीं मैं तो ठीक हो गई हूं, नहीं बोल सकते ना। तो आपको फिर अपने वर्ड्स का चुनाव करना है कि मैं हील हो रही हूं, पहले से बहुत बेटर है, मैं हील हो रही हूं। आपने क्या किया, यूनिवर्स में एक पॉजिटिव थॉट डाला कि यू आर हीलिंग, है ना, तुम हील हो रहे हो। और यदि आपको लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फोन ही मत उठाइए। ऐसे लोगों के पास बैठिए जो पॉजिटिव है,
जो खुश रहते हैं, जो अपनी बीमारियों का रोना नहीं रोते हैं। क्योंकि कई लोग, जैसे मेरे भी कोई रिलेटिव है, जिनको फोन करो तो वो सबसे पहले अपनी कोई ना कोई एक डिजीज के बारे में बताते हैं। तो जब आप किसी डिजीज के बारे में सुनते हैं ना, तो आप भी अपने मतलब उसमें आप अवेयरनेस खो देंगे ना, फिर बोलेंगे हाँ मुझे भी है यार, मुझे भी ऐसा हो रहा था। तो ऐसे लोगों से कम बातें करिए जो आपको नेगेटिव मतलब बीमारी के बारे में कोई बता रहा है या आपके ऊपर डाउट कर रहा है। जैसे कोई मेडिटेशन के बहुत अगेंस्ट है और आपने उसको फोन किया और आपने बड़े खुशी खुशी बताया कि नहीं मैं तो हीलिंग कर रही हूँ और मैं काफी हील हो रही हूँ, और मैं तो बिल्कुल, मेरा कमर का दर्द भी ठीक होते जा रहा है, मैं तो बिल्कुल हील होते जा रही हूँ। तो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे पागल बकवास, वो 2-3 महीना ठीक लगेगा फिर वैसे के वैसे हो जाएगा, तुम जाओ मेडिकेशन चालू करो। जो आदमी आपके ऊपर डाउट करता है उनसे तो बिल्कुल बात मत करें, क्योंकि उनका डाउट धीरे धीरे हमारी ऑरा में, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आके हमारे अंदर भी डाउट क्रिएट कर देता है। आपको भी लगेगा अरे मैं कर तो रही हूँ, नीता मैडम ने तो इतना बताया था, वाकई ठीक होता है। आप अपने ऊपर डाउट करेंगे, नीता के ऊपर डाउट करें तो कोई परवाह नहीं है, नीता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर आप जब अपने ऊपर डाउट करेंगे तो आपका प्लेसिबो इफेक्ट खत्म हो जाएगा और आपकी हीलिंग कम हो जाएगी। तो आपको अच्छे वर्ड्स बोलना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं बात करना है जो आपके में डाउट क्रिएट करे। अपनी बीमारी के बारे में कभी भी नहीं बोलना है, चाहे कितना भी दर्द हो, आपको एक ही वर्ड बोलना है, मैं हील हो रही हूं, मैं ठीक हो गई हूं, जो भी आप बोलना चाहें। थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दें तो चलता है यार, अपने को हील करने के लिए अपन यूनिवर्स में अच्छे ही मैसेज भेजेंगे, आप बोलते जाइए। दूसरा, आप अकेले भी बैठे हो तो सेल्फ टॉक हम करते हैं कि हम कर तो रहे हैं, पता नहीं अब जो डिस्पेंजा ने भी अपनी रीढ़ की हड्डी ठीक कर दी, नीता मैडम ने भी कर दिया, इतने सारे आत्माओं की यात्रा भी हम सुन रहे हैं, सब लोगों ने ठीक कर दिया, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। थॉट थॉट हमारे सबसे ज्यादा, जो आज मैं बता रही थी, हमारे जो डीएनए है, जिसमें हमारे जीन्स होते हैं, जीन्स हमको अपने माँ बाप से मिलते हैं। तो यदि मान लीजिए हार्ट डिजीज है तो वो फैमिली में आएगा ही। बिल्कुल करती हूँ मेडिटेशन मैडम, मैं बिल्कुल करती हूँ, 3 आवर्स में करती हूँ रोज। अगर मैं आप लोग के साथ कम्युनिकेट करती हूँ, पूरे टाइम बोलती हूँ, तो मुझे इतनी अपनी ऑरा को स्ट्रांग करके रखना है कि मैं रेडिएट करूं उस एनर्जी को, उस पॉजिटिविटी को, ताकि आप लोग कनेक्ट भी हो सके और हील भी होने में आपको विश्वास बढ़े। अभी चैटिंग मत करो ना भाई, चैट करते हो तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, है ना। तो आप जब सेल्फ टॉक करते हैं तब आपको बहुत ज्यादा अपने प्रति अवेयर होना है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं। अगर फिर भी आप नेगेटिव थॉट को नहीं रोक पा रहे हैं, तुरंत आप म्यूजिक लगा दीजिए अच्छी वाली, आप वॉक पे चले जाइए, या कोई भी ग्रीनरी वगैरह, बाहर खड़े होके ग्रीनरी वगैरह को देखिए, एनिमल्स को खेलते हुए देखिए, बच्चों को खेलते हुए देखिए, मतलब आपका मूड शिफ्ट हो जाए, आप उस नेगेटिव थॉट से हटा दें अपने माइंड को। जैसे कभी कभी कोई चीज होती है मेरी लाइफ में भी, देखिए मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं ना, मेरे भी रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत कभी कभी गुस्सा आ जाता है किसी के ऊपर, अब कंट्रोल नहीं होता, अब मेरे को गुस्से पे, अब क्या किया जाए भाई, अब गुस्सा एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते ना हर एक को, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो क्या करती हूँ मैं, मेरी बालकनी के बाहर बड़ी सुंदर ग्रीनरी है, मैं जाके उसको बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट पे उस ग्रीनरी को देखती हूँ। बाहर डॉग्स वगैरह खेलते रहते हैं, गाय वगैरह घूमते रहती है, उन सबको देख के बड़ा इंजॉय करती हूँ। मुझे याद भी नहीं रहता कि किसने मुझे गुस्सा दिलाया था। तो मूड शिफ्ट करना आपके हाथ में है। मन आपका नौकर है, मालिक नहीं है। आप जिस तरीके से उसको मोड़ना चाहते हैं आपके हाथ में है, यदि इच्छा है तो आप समझ गए मैडम कि थॉट को पॉजिटिव ही करके रखना है जब हीलिंग कर रहे हैं। वर्ड्स को बहुत सोच समझ के बोलना है। कभी भी हस्बैंड आ गए, कैसे है तुम्हारा कमर का दर्द, तो अपन को तो अपने हस्बैंड को तो और ज्यादा बता रही दर्द, कहाँ आज तो सारा दिन कमर में दर्द था, फिर भी मैंने देखो किचन में कितना सारा काम किया, बस वहीं पे आप चुप गए। नहीं बोलना है, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मैं हील हो रही हूँ, बस। मतलब आपको वर्ड्स में पूरे टाइम कॉन्सेंट्रेट करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। थॉट हो गया, वर्ड्स हो गया, इमोशन। कभी कभी पेन के कारण आपको बहुत दुख, सैडनेस लगता है कि मुझे ही ये बीमारी क्यों आ रही है,
और बाकी लोग कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। सैडनेस, ग्रीव, अपने को जो उदासी आती है वो स्वाभाविक है। या कभी हम किसी से जेलस फील करते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, जो भी हमारे इमोशन है, जो नेगेटिव इमोशन मैंने कहा था, गिल्ट, फियर, शेम, जेलसी, हेट्रेड, जजमेंट, जो भी है, ईगो, उन सबको आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है। जब मैं शुरू शुरू में मेडिटेशन करती थी, मुझे कोई गलत चीज, कोई दुख होता था, तो उसको आंख बंद करके मैं उस इवेंट को देखती थी कि वो इवेंट मेरे को क्यों गुस्सा आया। कभी मेरा कारण रहता था ईगो, तो मैं अपने को समझाती थी कि नीता कुछ नहीं होता, किसी ने बोल दिया ना, तुमको वैलिडेशन की जरूरत नहीं है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम अच्छी हो यार, बस लेट गो, उस इवेंट को छोड़ दो। तो अपने इमोशन को मैंने बैलेंस किया। अगर मान लो मेरी कोई जेलसी है किसी से, ऐसे नहीं रहती मुझे, क्योंकि मैं कर्म सिद्धांत जानती हूँ कि जो पा रहा है, जो मेरे से बेटर है, वो मेरे से बेटर ही रहेगा, क्योंकि उसने मेहनत की है अपने जर्नी में, वो मेरे से बेटर बोलेगा, बेटर सुंदर दिखेगा, बेटर एबंडेंस में रहेगा, जो भी है मेरे से जो ऊपर है वो डिजर्व करते हैं। तो जेलसी भी अगर आपको है तो उसका कारण जानिए कि क्यों आप उससे जेलस फील कर रहे हैं, उस कारण पे आपको काम करना है फ्रेंड। गुस्सा भी हो रहा है तो क्यों गुस्सा हो रहा है, क्यों आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, आपको इंट्रोस्पेक्शन करके उस निगेटिव इमोशन को रिलीज करना है। रिलीज करने के भी तरीके आपको माही ने बताया है, जाके नहा लीजिए, पैर पटक लीजिए, लिख के आप जला दीजिए, तकिए को मारिए, और भी 2-3 हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे। बहुत से तरीके हैं, आपको हम बार बार आप लोग को इमोशन रिलीज के बताते रहते हैं, आप इमोशन रिलीज करिए और काफी टाइम आप अपने अपने मन को हाई वाइब्रेशन वाले इमोशन में रखिए। मैंने कहा ना, प्यार करना सीखिए, प्लांट को जाके प्यार करिए। एक डॉग को देख रहे हैं तो उस डॉग से डरिए मत, डॉग एंजल्स होते हैं, उनको उनको प्यार की तरफ से देखिए। कोई आपके घर में मेड आ रही है तो आप अंदर में फील करिए कि देखिए वो कितना काम कर रही है आपके लिए, आपका झूठे बर्तन मांज रही है, आपके लिए पूरा घर साफ कर रही है, आपको इतनी सुविधाएं दे रही है, तो उसको भी प्यार से देखिए। अगर प्यार को रेडिएट करना है आपको आ गया, तो उसके बाद कोई आपके पास नेगेटिव इमोशन नहीं आएंगे। ये मैं समझती हूँ क्योंकि मैंने उसको अप्लाई किया है। अपने में प्यार को इतना बढ़ाना है, इतना सेल्फ लव अपने को कर देना है, अपने आप से भी और दूसरों के प्रति भी रेडिएट करके, कि आपके जॉय, लव, ग्रेटिट्यूड, ये जो हाई इमोशन के जो हाई वाइब्रेशन के जो इमोशन है वो आप लाइए। जितना आपके हाई वाइब्रेशन वाले इमोशन में आप जितनी देर रहेंगे, चाहे आप उतना मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हो फ्रेंड, अगर 2 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं और 1 घंटा आप लव को रेडिएट कर रहे हैं, लव को बांट रहे हैं, तब भी आपकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हैं। हाई वाइब्रेशन मतलब आपकी एनर्जी बढ़ते जा रही है। तो आपको अपने वर्ड्स पे काम करना है, अपने थॉट्स पे काम करना है, अपने इमोशन पे काम करना है। चौथा, जब भी आपका मेडिटेशन हो जाता है, देखिए मंत्रा चैंटिंग मेडिटेशन नहीं है। किसी एंजल्स को बुला के सरेंडर होना मेडिटेशन नहीं है, कि वो आ रहे हैं आपके अंदर, ये टूल डाल रहे हैं, आपके एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, वहां गए, आपके मूलाधार में गए, फिर स्वादिष्ठान में गए। ये मेडिटेशन नहीं है फ्रेंड। ये जो गाइडेड मेडिटेशन आप लोग, कई लोग करते हैं, रिकॉर्डेड, काफी जगह रिकॉर्डेड मिलते हैं, वो मेडिटेशन नहीं है फ्रेंड। होता है आपकी एनर्जी ज्यादा आपको बड़ी हुई महसूस हो, जो भी है, पर मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है आपका मन को विचारों से खाली करना। तो चाहे विजुअलाइजेशन बोलो, चाहे मंत्रा चैंटिंग बोलो, चाहे गाइडेड मेडिटेशन बोलो, मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन वही है जो आनापान सती मेडिटेशन में सिखाया जाता है, कि सिर्फ ब्रेथ को ऑब्जर्व करना और कुछ भी नहीं। तो आपको अपनी उम्र से दुगुना तिगुना मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के आखिरी में आपको याद रखिएगा, मेडिटेशन के समय कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई चैंटिंग नहीं, पर मेडिटेशन के आखिरी में, जैसे मैं करती थी, कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूं। जैसे मैंने अभी कमर दर्द का ही अपन एग्जांपल लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए मेरे को कमर में दर्द था और मैंने किसी को भी नहीं बोला, अपने वर्ड्स से भी और अपने थॉट में भी नहीं किया,
और अपने इमोशन जो कभी कभी मेरे में नेगेटिव इमोशन आ रहा था उसको भी मैंने हटा दिया। और अब जब मैं मेडिटेशन करने बैठी, अब मुझे लग रहा है कि नीता अब तुमको मेडिटेशन से उठ जाना चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, आखिरी के 5 मिनट, सिर्फ 5 से 6 मिनट 7 मिनट आप अपनी एक मूवी बनाइए। मूवी में राइटर आप हैं, डायरेक्टर आप हैं, प्रोड्यूसर आप हैं और फाइनेंसर आप हैं, जितनी महंगी मूवी बना सकते हो। अब मैंने कमर दर्द का बना रही हूँ मूवी। मैंने मस्त एक बीच को डिजाइन किया, उस बीच में मैं अपने हस्बैंड के साथ घूम रही हूँ, दौड़ भी रही हूँ और मेरे साथ खूब सारे बच्चे भी हैं और हम सब खेल रहे हैं। और मैं महसूस कर रही हूँ उस खुशी को कि जब मैं खुश रहूंगी, जब मुझे कोई कमर दर्द नहीं रहेगा, तो मैं कैसे खुशी महसूस करूंगी। यस, आई एम हैप्पी रहूंगी ना उस समय। ऐसे उदास बन के थोड़ी बैठूंगी, हाँ मैं कमर दर्द नहीं है ठीक है, खुश रहूंगी। तो वो खुशी को मेरे को हार्ट में महसूस करना है। कल माही ने बताया आपको, हार्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन है पूरी बॉडी में। तो मैं अपने हार्ट में, अपने दिल से उस चीज को मैं फील करूंगी कि यस मैं खुश हूं। और बैठी यहां पे हूं, इमेजिन मैं कर रही हूँ बीच पर, अपने हस्बैंड और खूब सारे बच्चे खेल रहे हैं हम लोग रेत पर वो मैं फील यहां कर रही हूँ। हमारा हार्ट जो कम्युनिकेट करता है यूनिवर्स से, जो हमारे चारों तरफ, ये चारों तरफ हमारी एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, जो एक वेवलेंथ के वेव्स के रूप में है, दिख नहीं रही है पर वो वेव्स के रूप में है। तो जैसे मैं जो हार्ट से फेंकूंगी बाहर, जो बाहर निकलेगा मेरी वाइब्रेशन, वो मैनिफेस्ट होगा। कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होगा वो आप नहीं तय कर सकते। तो ये विजुअलाइजेशन आपको करना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, बिल्कुल ठीक हूं। उसमें एक और पिक्चर जोड़ दीजिए, और पिक्चर को अपन एकदम डायनामिक बनाते हैं। मेरे को मम्मी की आवाज मुझे अच्छे से याद है कि मेरी मम्मी मुझे कैसे आवाज देती थी। मैं अपनी मम्मी की आवाज को याद करूंगी कि नीता कितनी खुश है तुम कितने स्वस्थ हो, कितने खुश हो। मेरी मम्मी की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मैं अपनी किसी फ्रेंड, जो मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, उसकी आवाज को मैं महसूस करूंगी कि नीता तुम्हारा तो बिल्कुल, तुम स्वस्थ हो गई हो। वहां पर कोई भी कमर दर्द का जिक्र नहीं होना चाहिए। एफर्मेशन में कभी भी बीमारी का जिक्र नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं वर्ड नहीं होना चाहिए, शायद वगैरह करके नहीं। मैं ये करूंगी कि मेरी फ्रेंड मेरे को देख के बोलेगी नीता तो कितनी स्वस्थ हो गई है यार, बहुत एकदम वाइब्रेंट तेरी एनर्जी हो गई है, क्या खुश है तुम। मैं ऑडियो में सुन रही हूँ ना उनकी आवाज, मैं खुश हूँ, बीच पे देख रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ खेल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, पर मैं ऑडियो भी डाल रही हूँ जो मेरी पहचान वाली आवाज है। अब ये मैंने मूवी 5 मिनट देखा, बेहतरीन मूवी, ठीक है। और मूवी को एंड करने के समय हमेशा ग्रैटिट्यूड देना चाहिए यूनिवर्स को, कि यूनिवर्स को कि बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं स्वस्थ हूँ, जो मुझे स्वस्थ रखा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमेशा ऐसे बोल के आप फिर अपनी आईज को ओपन करो। आपका मेडिटेशन भी पूरा हो गया, फिर आपका विजुअलाइजेशन भी हुआ। विजुअलाइजेशन के और एफर्मेशन के 3 सबसे बेस्ट टाइम नोट करना फ्रेंड्स। जब आप मेडिटेशन एंड करते हैं उस समय आप काफी अल्फा वेव्स को रेडिएट करते हैं, और कई लोग तो डेल्टा भी वेव्स को रेडिएट करते हैं, क्योंकि जितना आप ट्रांस में जाएंगे उतना आपका वेव्स का बढ़ते जाएगा। तो अभी आप प्लीज मुझे चैट मत लिखिए, मैं हूं अभी, मैं पद्मिनी जी को बोल के थोड़ी देर के बाद सेशन स्टार्ट करा दूंगी, क्योंकि मुझे ये बोलना जरूरी था। तो एक मेडिटेशन के बाद जब अल्फा रेस हम सबसे ज्यादा बनाते हैं, या डेल्टा रेस को भी हम कई बार रेडिएट करते हैं, और वो दोनों हमारी सुपर हीलिंग, मतलब डेल्टा वेव्स तो हमारी सुपर हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है, और थीटा और जो गामा बोलते हैं वो तो इंस्टेंट हीलिंग के लिए है, वो किसी दिन और समझाऊंगी। यहाँ पे आप इतना ही समझ लीजिए, मेडिटेशन के आखिरी में आपको एफर्मेशन भी बोलना चाहिए, तभी भी बोलिए। आप जो पिक्चर बना रहे हैं ना उसमें बोलिए आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम टू हैप्पी, बस बोलते जाइए। और फिर मम्मी की आवाज, फ्रेंड की आवाज, अपने हस्बैंड की आवाज, जो 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 आपको पिक्चर आपकी है, आप क्रिएटर हो उस पिक्चर के, जैसा सुंदर वाइब्रेंट बनाना है वैसे बनाइए। बीच भी आप लीजिए मालदीव्स के, या और कहीं के लीजिए, स्विट्जरलैंड के ले लीजिए, कोई अच्छी अच्छी जगह पे,
पिक्चर बनानी है आपको, पैसा थोड़ा ही लग रहा है, बस सोचना है स्विट्जरलैंड की वादियों में आप घूम रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, ऐसा सोच के हेल्दी अपने को विजुअलाइज करिए। तो आप बहुत जल्दी हील होने लग जाएंगे, क्योंकि जो हम हार्ट से देते हैं, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। आप हेल्थ के लिए भी कर रहे हैं, तभी भी आप एफर्मेशन लिख सकते हैं और उसको बोल सकते हैं। लिखने से क्या होता है मैडम, क्या होता है कि जब हम बोलते हैं ना, तो वो एक हमारे वर्ड्स में एनर्जी जा रही है, पर जब हम लिखते हैं तभी भी हमारी एनर्जी जा रही है। और जब आप लिख कर बोलेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। हमेशा बोला जाता है कि आप एफर्मेशन को लिखिए भी और बोलिए भी, 3 टाइम्स बोलना है, एक मेडिटेशन के लास्ट में। दूसरा, आप बोल सकते हैं रात को जब हम सोते रहते हैं और सोने के समय जब हमको पूरी नींद नहीं आती है, हल्की सी नींद में हम रहते हैं, न जागे हैं न सोए हैं, बस आपको लगता है कि आपका लॉजिकल माइंड अब काफी शांत हो गया है, अब चटर चटर बंद कर दिया है, अब आप बस नींद में जाने वाले, तब आप एफर्मेशन बोलिए, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, है ना। या आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ एबंडेंस के लिए, है ना। या अगर आपको रिश्ते सुधारने हैं तो मेरे रिश्ते बहुत सुंदर है, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ, मेरे सारे रिश्ते अच्छे हैं, मेरे सारे लॉज मुझे प्यार करते हैं। जो भी आपको एफर्मेशन लिखना है, छोटे छोटे प्रेजेंट टेंस में लिखना है, मिल गए हैं वो वाला करके, मिलेंगे नहीं, जो भी आपको बोलना है। तो एक मेडिटेशन के बाद, एक सोने के, जब आपका लॉजिकल माइंड सो चुका रहे, आप बिल्कुल नींद में जाने वाले हो, तो आप एफर्मेशन को जल्दी 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 बोलते रहिए। तीसरा, जब आप सो के उठते हैं, कहा जाता है कि जब हम सो के उठते हैं तो 20 मिनट तक के हम अपनी सोल से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हम एस्ट्रल ट्रेवल करके आते हैं, तो हम काफी हद तक के अपनी सोल से कनेक्टेड रहते हैं। अराउंड 20 मिनट्स बोला जाता है, मैं नहीं जानती, पर यह है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो अपनी सोल से कनेक्टेड रहते हैं। उठते साथ ही आप एफर्मेशन बोलिए अपनी हीलिंग के लिए, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, जो भी आपको बोलना है। एबेंडेंस के लिए बोलना है तो एबेंडेंस के लिए बोलिए, रिलेशनशिप, जो भी आपको बोलना है बोलिए। और जब आप बोलते हैं तो आप फील भी करिए। अगर आप बोल रहे हैं आई एम हेल्दी, तो टेंशन लेके चाय बनाते समय आप मत बोलिए कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, वो चेहरे पे वो बोलते ना ये शिकन की रेखाओं, वैसा फील करते हुए एक जॉय के साथ कि आई एम हेल्दी। हेल्दी होने पे आप कैसे खुश रहेंगे, बिल्कुल वैसा ही खुश आपको रहना है, वैसा ही फील करना है। रीप्रोग्रामिंग करिए, माइंड को ट्रिक से समझाइए कि तुम हेल्दी हो, माइंड को ट्रिक से समझाइए कि आप हैप्पी हो। मेडिटेशन, आपके जो लीकेज है उसको बंद करना, विजुअलाइजेशन, अपने में बिलीव करना, कोई डाउट नहीं लाना, और आखिरी में है पेशेंस। अगर कोई व्यक्ति 3 महीने में डायबिटीज में ठीक हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपको 3 महीना लगे फ्रेंड्स, 6 महीना लग सकता है, 8 महीना। कर्मा के बैगेजेस अलग अलग हैं, सब आत्मा की जो मेडिटेशन करने की इंटेंसिटी है वो अलग अलग है, सबके बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। अगर आपके मन में आ गया कि जैसे मेरे फैमिली वाले मुझे डाल रहे थे कि डायबिटीज कहाँ से ठीक करोगे, ये तो जेनेटिक्स में है, तुम्हारे तो सब भाई बहनों को, अब तुम चले हो डायबिटीज को ठीक करने। अगर मैं वो बिलीफ सिस्टम में फंस जाती तो मैं कभी नहीं ठीक कर पाती। पर मेरी बेटी ने मुझे काफी सारे यूट्यूब लिंक भेजी थी ऑस्ट्रेलिया के, जिन लोग अपने डायबिटीज को रिवर्स करते, उसको देख के मैं अपने को एम्पावर करी कि नहीं, मेरी जेनेटिक्स में जो है होगा डायबिटीज और हार्ट डिजीज, पर मैं खुद को ठीक करूंगी। वो जो हम अपने में बिलीव करते हैं ना फ्रेंड्स, वो सबसे ज्यादा है। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम पे कितना काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके में बिलीफ सिस्टम है कि आप ये बीमारी नहीं ठीक कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया जेनेटिक्स में, या बहुत पुरानी बीमारी हो, बहुत पुरानी, जैसे 40 साल हो गए हो आपको डायबिटीज की, तो आपको लगेगा 40 साल पुरानी वाली डायबिटीज को कहां से ठीक कर पाऊंगा। ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है ना कि अब तो मरते दम तक के हमको जाना है। जैसे मुझे पहले था कि मरते दम तक के मुझे एक्जिमा के साथ ही मरना है, वो चिता में ही जाएगी मेरी एक्जिमा। नहीं, आप 40 साल में इतने यूज टू हो गए कि उस बीमारी को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। उस एक्सेप्टेंस को आपको तोड़ना है, अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है कि यस मैं आज अभी अपने को हील कर सकता हूं। तो
तो वो बिलीफ सिस्टम के ऊपर आप कितना काम करते हैं, आपका डाउट कितना है, आपका पेशेंस कितना है, आपकी इंटेंसिटी कितनी है, आप कितनी तीव्रता से मेडिटेशन कर रहे हैं, कितनी वाक शुद्धि पे आप डिपेंड कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, कितने थॉट के प्रति आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये सारा का सारा हिसाब जोड़ बना के बनाता है आपकी हीलिंग। बाकी कोई बाहर का आदमी, कोई बाहर के कोई गुरु वगैरह नहीं आके आपको ठीक करने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी ग्रुप में जाके मेडिटेशन करके अपने को हील कर दूंगा, हो सकता है कि वो हीलिंग आपको हो भी जाए, तो वो टेम्पररी रहेगी फ्रेंड्स, कुछ ही समय के लिए रहेगी। आपकी परमानेंट हीलिंग तब होगी जब आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इनर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो हमारे बाहर में जो हमारी हीलिंग होती है वो परमानेंट होती है। अपने ऊपर बिलीव करना, और अपने ऊपर बिलीव करके हम जो जीन्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन के द्वारा, वो एपिजेनेटिक्स कहलाता है। तो आपको अपने ऊपर बिलीव करके अपने ऊपर काम करना है। कोई गुरु आके आपको नहीं ठीक करेगा। अगर आप ऐसे ग्रुप में जा रहे हैं, आपकी टेम्पररी हीलिंग हो गई है तो हो गई होगी, परंतु वो परमानेंट नहीं होगी जब तक कि आपका इनर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और दूसरी बात, आप खुद बताइए, अगर मान लीजिए किसी ग्रुप में जाके 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग महाअवतार बाबा जी को और दूसरे देवी देवताओं को बुला रहे हैं, देखिए सब एग्जिस्ट करते हैं, महाअवतार बाबा जी भी हैं, हमारे प्यारे प्यारे एंजल्स भी हैं, सारे देवी देवता हैं, सबकी कॉन्शियसनेस है। वो हमारे को मदद करेगी, पर तब करेगी जब हम गुड कर्मास करते हैं, जब जो हमारे बुरे कर्मा के जो बोझ होते हैं वो कम होते हैं। तो उस ग्रुप में सिर्फ वही लोग फायदा ले सकते हैं जिनके कर्मा के बंधन कम होंगे, जो अपने ऊपर बिलीव करता रहेगा और उसके बावजूद वो अपने इंडिविजुअल मेडिटेशन को भी फोकस करेगा, अपने ऊपर काम करेगा, अपने थॉट्स के ऊपर, अपने फियर के ऊपर, अपने इमोशंस, जो भी फियर गिल्ट सब पे काम करेगा, तब जाके होएगा। इसके लिए आपको मैं सबसे अच्छी चीज कह रही हूं कि आप अपने ऊपर विश्वास करिए और मेडिटेशन के साथ साथ बुक्स को पढ़ना शुरू करिए। लुईस हे की यू कैन हील योर लाइफ आप पढ़ सकते हैं, वो हिंदी में भी अवेलेबल है। ऑल इज वेल सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। उसमें आप अपने कारणों को ढूंढिए। जरूरी नहीं है कि उन्हीं के एफर्मेशन बोले जो लुईस हे ने बोला है। लुईस हे ने बहुत बड़े बड़े सेंटेंस लिख के दिए हैं, आपको बहुत अनकन्वीनियंट जाएगा बोलने में। आप अपने छोटे छोटे बनाइए कि मैं स्वस्थ हूं। आप कभी मत बनाइएगा मेरा कमर का दर्द ठीक हो गया, नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई नहीं वर्ड नहीं, कोई निगेटिव टॉक नहीं, है ना। एफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आप छोटे छोटे सेंटेंस खुद बनाइए, हर जगह उस एफर्मेशन को आप चिपका दीजिए, फ्रिज के पास, अपने किचन में, अपने बेडरूम में और अपने अलमारी के पास, ताकि आप बार बार वो एफर्मेशन को आप जब देखें तो आपको अपने अंदर भरोसा हो कि मैं ठीक हो गई हूं, होंगी नहीं, हो गई हूं। जितना आप पढ़ते जाएंगे उस एफर्मेशन को लिखा हुआ, उतना आप हील होंगे। और यदि उसको और ब्यूटीफुल बनाना है तो अपनी वो वाली पिक्चर लगा दीजिएगा जिसमें हस्बैंड के साथ मजे से घूमने जा रहे हो, आप दौड़ रहे हो कहीं पे भी, पिक्चर, तो उससे और आपको फील आएगा कि यस, उस टाइम में मैं कितनी खुश थी। तो अभी भी आप खुश हो सकते हैं। तो हीलिंग सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है। पहले जमाने में क्या होता था बेटा फ्रेंड्स, की जब बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस थी तब लोगों को सेल्फ हीलिंग में प्रॉब्लम होता था, क्योंकि नेगेटिव फोर्स इतनी ज्यादा थी। अब जैसे जैसे अर्थ शिफ्ट होते जा रही है हमारे 5D कॉन्शियसनेस की तरफ, हमारी जो ऑसिलेशन है, जो पृथ्वी की घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो तेजी से ऑसिलेट होते जा रही है। तो आपके लिए सेल्फ हीलिंग बहुत इजी है, बहुत इजी है। और यही हमारा PSSM करा रहा है। PSSM कभी नहीं कहता रेकी करो, कभी नहीं कहता प्राणिक करो, कभी PSSM नहीं कहता कि आप गाइडेड मेडिटेशन करो, किसी गुरु देवी देवताओं को बुलाओ। सब है, सबको नमस्कार है, सबके लिए बहुत आदर रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए बस। और इतना ही उनसे उम्मीद रखना चाहिए कि हमको सही मार्गदर्शन दे। बाकी अपने ऊपर ही डिपेंड रहना है, इंडिपेंडेंट बनना है और अपने ऊपर काम करना है। तो काफी तो मैंने बता दिया है, अब मुझे एंड करना है। मैं फ्रेंड्स बता रही हूँ, जिन लोग अच्छे कर्मास करते हैं, मैंने ये भी देखा है कि उनकी एस्ट्रल हीलिंग बहुत अच्छा, एस्ट्रल हीलिंग भी हो जाती है। तो वो सब कुछ उनके एंजल्स और उनके मास्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो
मैं सोचती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ एक फ्रेंड्स लोगों ने मुझे डिप्रेशन से भी रिलेटेड पूछा था। डिप्रेशन बहुत से स्पिरिचुअल फैक्ट्स है उसको मैं आज नहीं ले पाऊंगी। मैंने उसके लिए एक अलग से सेशन रखवाया है 21 मार्च के बाद। डॉक्टर अम्बा सेठी का ही आज ही मेरी बात हो रही थी, तो उसके बारे में हम और ज्यादा विस्तृत जानेंगे। बस इतना कहूंगी कि यदि आपको डिप्रेशन है, या किसी ने पार्किंसन डिजीज भी लिखा था, और भी कई लोगों ने मुझे अलग अलग बीमारियों के नाम लिख के भेजे थे, जो भी बीमारी हो, आप लुइस ही में जाके देखिए उसकी बुक में कि क्या है उसके प्रोबेबल कॉज, उस थॉट को निकालिए और अपनी हीलिंग खुद करिए। खुद पर आप भरोसा रखिए और ठीक हो जाएंगे। डिप्रेशन के लिए स्पेशली मैं कहूंगी कि मेडिटेशन आपको सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि डिप्रेशन तब होता है जब आप अपनी सोल से दूर होते चले जाते हैं। जितना आप मेडिटेशन करते जाएंगे उतना अपने सोल से आप कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो मेडिटेशन हर एक के लिए जरूरी है। हाँ, प्रज्ञा ने पूछा है कि जैसे 3 घंटे का कहा जाता है मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? पद्मिनी जी, मैं 5 मिनट और लूंगी क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए तो मुझे जरूरी है उनको क्लियर करना। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे हम अल्फा वेव्स को रेडिएट करते हैं, और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, अपने विचारों से दूर होते चले जाते हैं, नो माइंड स्टेट में जाते हैं, तब हम डेल्टा वेव्स हम रेडिएट करते हैं। ये वेव्स की एक लेंथ है ना? तो अल्फा वेव्स हमारी हीलिंग के लिए है। जो हम आंख बंद करके बैठते हैं, या बहुत ही प्यारी सुंदर सी बुक पढ़ते हैं, या किसी पेड़ के नीचे शांत बैठते हैं, या प्यारा सा म्यूजिक सुनते हैं, तभी भी हम अल्फा वेव्स के रेडिएट करते हैं। तो वो अल्फा वेव्स हुआ। और गहरे ध्यान में गए जहां पे नो माइंड है, वहां पे आपका डेल्टा। और गहरे गए जहां पर आप ही नहीं हो, ट्रांस जिसको कहते हैं ना फ्रेंड, पहले तो आपको लगेगा कोई माइंड नहीं रहता। आप लोग को, कई लोगों को महसूस हुआ होगा कि आप कोई बर्तन के गिरने की भी आवाज आएगी तो आपका माइंड लॉजिक नहीं करेगा कि किसने बर्तन गिराया, ये भी आप माइंड में नहीं कर पाएंगे। आवाज सुनेंगे कि बर्तन गिरा, पर आप माइंड नहीं लगा पाएंगे। आप नो माइंड स्टेट में रहते हैं, तब आप डेल्टा में रहेंगे। उसके और गहरे में चले गए तब आप थीटा वेव्स में चले गए। उस समय आप रहेंगे ही नहीं, न आपको कोई आवाज सुनाई देगी अपने रूम में, न अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस में तो उसमें भी नहीं रहेंगे आप, डेल्टा में भी नहीं रहेंगे। मतलब जैसे जैसे आपका गहरा ध्यान होते जाएगा, आप बॉडी कॉन्शियसनेस से हटते जाएंगे, फिर माइंड भी हट जाएगा, फिर आप खुद ही गायब हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा। जैसे मैं 2 घंटा मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम पहले मैं थोड़ी देर 5 मिनट तक के मेरा माइंड थोड़ा थोड़ा बोलेगा, फिर माइंड को मालूम है कि नीता बैठ गई है 2 घंटे के लिए, अब मुझे कुछ नहीं करना, तो माइंड चला जाएगा। उसके बाद मैं नो माइंड स्टेट में जाऊंगी। फिर उसके बाद नीता गायब हो जाती। कहाँ जाती है नीता मुझे खुद भी नहीं मालूम, मैं खुद ढूंढ रही हूँ कि कौन से लोक में जाती हूँ, कौन से डायमेंशन में जाके मैं अपने सर लोगों से मिल के आती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। या अपनी मम्मी से मिल के आती हूँ, या अपनी किसी से भी। तो जब हम नो माइंड स्टेट से फिर हम वहां पहुंचते हैं जहां पे कुछ भी नहीं रहता, ट्रांस रहता है, वहां पे हमारी सुपर हीलिंग होती है, क्योंकि हम उस समय सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हैं। और सुपर कॉन्शियस माइंड से जब हम जुड़ते हैं तो वहां से वो एनर्जी लेके आते हैं जो हमारी हीलिंग के लिए जरूरी है। आपको वहां पे एफर्मेशन नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप नो माइंड स्टेट में रहेंगे तभी भी आप एफर्मेशन नहीं बोलेंगे। आप जब ट्रांस में चले जाएंगे तो आप हो ही नहीं, पर आपके अंदर जो एक हीलिंग की इच्छा है कि मैं हील हूं, वो आप सुपर कॉन्शियस माइंड में उस जगह से उस एनर्जी को लेके आएंगे। और जब लौटेंगे तो आप उस एनर्जी के साथ अपने को मैनिफेस्ट करेंगे, अपनी हीलिंग को। तो क्या होता है फ्रेंड्स, आप मान लीजिए 3 जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं, 1-1 घंटा 3 जगह, बहुत अच्छा है ग्रुप मेडिटेशन, बहुत अच्छी बात है। आप 3 जगह कर लिए, 1 घंटे के बाद उठे, स्पीकर ने बोलना शुरू किया, फिर आपने सुना, फिर अगले वाले में चले गए, फिर तीसरे में चले गए। आप अल्फा से डेल्टा तक पहुंचे ही नहीं थे कि आपको स्पीकर ने उठा दिया कि अब उठो भैया, विजडम लेने का टाइम आ गया। आपका मन नहीं था उठने का, पर आपको उठा दिया गया, और आप भी उठ के बैठ गए कि नहीं भैया, ज्ञान तो बहुत जरूरी है, ध्यान के साथ ज्ञान तो जरूरी है। अगर आप ज्ञान नहीं भी लेंगे ना
अगर आप सिर्फ लंबे लंबे मेडिटेशन करेंगे तब भी आप हीलिंग कर सकते हैं। जो हमारे पिछले प्राचीन समय में लोग हील होते थे, तो तब जूम सेशन कहाँ थे, तब बुक्स कहाँ थी, लोग हील होते थे ना, सिर्फ ध्यान से होते थे। पर अब हमको फास्ट हीलिंग चाहिए, तो हमको ज्ञान भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। फिर मैं भटक रही हूँ। तो क्या होता है कि जब आप जितना गहरे ध्यान में जाएंगे उतनी ट्रांस अवस्था में पहुंचेंगे, और ट्रांस अवस्था में वहां से वो एनर्जी लाके अपने को हील करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए, आपको 3 घंटे अलग अलग जूम सेशन में न जाकर एक साथ 3 घंटा बैठना है। शुरू में आपको प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि 3 घंटे बैठने की तो बॉडी को आदत नहीं है। मुझे भी होता था, क्योंकि मुझे 2 घंटा 2.5 घंटा बैठने की आदत है। 2.5 घंटे के बाद मेरी बॉडी रेस्टलेस हो जाती थी, मेरा माइंड अब उठो ना भाई क्या हो गया है। तो मैंने 40 डेज का ऐसे ही मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे 6 महीने पहले मैंने प्रण ले लिया था। मैं फिर क्या करती थी, पहले दूसरे दिन तो मेरे को बड़ा अलार्म लगा के रखती थी 3 घंटे का। तो जब तक अलार्म नहीं बजेगा मैं आंख नहीं खोलूंगी। पर क्या हुआ कि मैं ना 2.5 घंटे के बाद रेस्टलेस होती, अलार्म नहीं बज रहा है, अलार्म नहीं बज रहा, अलार्म नहीं बज रहा, बड़ा वो, क्योंकि आदत है हमारी बॉडी को। और उसके बाद मन भटकते भी रहता था, पर मैं आंख नहीं खोलती थी, चाहे दुनिया डूब जाए, पूरी डूब जाए, मैं तो रहूंगी। मुझे मालूम है मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं तो रहूंगी, पूरी दुनिया डूब जाए। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने म्यूजिक लगाना शुरू किया। लैपटॉप में मैंने 3 आवर्स के खूब सारे म्यूजिक डाउनलोड करके रखे हैं, उसको ऑन कर देती थी और अलार्म भी लगाती थी। क्योंकि क्या होता था फ्रेंड्स, एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो म्यूजिक बंद हो गई और मैं 4 घंटे तक लगातार बैठी रही। फिर मेरी गर्दन बहुत अकड़ गई थी, क्योंकि 4 घंटा बैठना मेरे लिए पहली बार था लाइफ में एक साथ एट अ स्ट्रेच। तो फिर मैंने क्या किया, 3 घंटे की म्यूजिक प्लस अलार्म। क्योंकि जैसे म्यूजिक बंद रहेगी मैं ट्रांस में भी रहूंगी, या मैं नो माइंड स्टेट में भी हूं, तो अलार्म पे 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 बच के मुझे अलर्ट कर देती थी। फिर मैं उठ के सो जाती थी। 3 घंटे का मेडिटेशन एट अ स्ट्रेच बेस्ट वे है आपकी हीलिंग के लिए। और पूर्णिमा ध्यान, पूरी रात आप ध्यान करिए। अगर पूरी रात ध्यान नहीं कर सकते तो ध्यान करिए, फिर थोड़ा सा यूट्यूब में अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, कोई बुक पढ़िए, फिर मेडिटेशन करिए, फिर थोड़ी बुक पढ़िए। ऐसे करके आपको सोना नहीं है। पूर्णिमा की रात्रि आपकी बॉडी की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इरेक्ट रहनी चाहिए, जैसे मैं भी बैठी हुई हूँ वैसे रहनी चाहिए। आप या तो मेडिटेशन कर रहे हैं, या सज्जन सांगत्य कर रहे हैं कोई यूट्यूब में, या बुक पढ़ रहे हैं, पूरे समय आपको ऐसे बैठे रहना है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि 6 पूर्णिमा रात्रि को अगर आप ध्यान कर लेते हैं पूरी रात्रि, तो आपको हील होने के चांसेस बहुत होते हैं। 11 करिए तो और ज्यादा। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं पूर्णिमा ध्यान के बगैर ही अपने को हील कर चुकी थी, पर मैंने लोगों को हील होते हुए देखा है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को मैं बताऊं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रज्ञा ने कि 3 घंटा अगर आप लगातार बैठेंगे, क्योंकि मैं ये बात बताना भूल गई थी, जितना डीप मेडिटेशन होगा उतनी ज्यादा हीलिंग होगी। आधा आधा घंटा 6 बार बैठने से अच्छा है कि 2-2 घंटा करके 3 बार बैठिए। समझ गए होंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, इतनी देर से सुन रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो विश्वास रखिए अपने ऊपर, मेडिटेशन, सज्जन संगत्य और बुक पढ़ना जरूरी है। चाहे ऑडियो बुक्स आप कितना भी सुनना पसंद करते हो, जब तक कि आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कि आप वो विजडम को नहीं पाएंगे, उस एनर्जी से नहीं कनेक्ट हो पाएंगे जो ऑथर ने लिखा है। तो बुक पढ़ना ज्यादा बेटर होता है ऑडियो बुक सुनने से। तो ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा गुड कर्मास करिए। जितने आपके गुड कर्मास होंगे, आपका मेडिटेशन भी डीप लगते जाएगा फ्रेंड्स, और हीलिंग भी फास्ट होगी। मेडिटेशन, गुड कर्मास का अर्थ है सबसे सर्वोत्तम सेवा है लोगों को ध्यान सिखाना, लोगों को पिरामिड बांटना, और लोगों को आत्मज्ञान देना। और फ्रेंड्स, मैं जो सबसे मेन पॉइंट आप लोग को बोलना भूल गई थी, सॉरी, कि यदि आपके पास पिरामिड है 2x2 का, तो उसमें आपकी हीलिंग बहुत फास्ट होएगी। कैप है तो कैप भी पहन सकते हैं, हो सके तो अपने कमरे में जरूर पिरामिड, पता नहीं मैं कैसे पिरामिड बोलना भूल गई, पर मैंने अपनी 5 डिजीज को तब ठीक किया था जब मेरे घर में पिरामिड भी नहीं था, सच बता रही हूँ, है ना। तो वैसे उससे ज्यादा हीलिंग फास्ट हो जाती है, आपके रूम की एनर्जी चेंज होती है, आपके घर की एनर्जी बढ़ जाती है। और जब से मैंने अपने घर में पिरामिड लगाया है, 2x2 के मेरे रूम में लगे हुए हैं, तो वहां की वाइब्रेशन इतनी अधिक है कि कोई भी मेरा फ्रेंड वहां पे आके मेडिटेशन करता है तो उनको बहुत जल्दी वो ट्रांस में चले जाते हैं। तो बाकी बातें कल। थैंक यू।